हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है फुल सिलेबस ऑफ फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और पूरी फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेजर किया जाए या मेजर्ड वैल्यूज़ की मदद से उसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनीथिंग विच कैन बी measured or calculated with the help of measured values। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है प्योर नंबर। प्योर नंबर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको काउंट किया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि किसी जगह पर कितने लोग प्रेजेंट हैं तो उनको काउंट किया जाएगा, तो वो चीज़ एक प्योर नंबर है। तो हम लिख देते हैं एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड इज अ प्योर नंबर। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो होगा L प्लस B प्लस L प्लस B। तो यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस L प्लस B। तो ये जो 2 आ रहा है ये भी एक प्योर नंबर है। आपने सुना होगा कि किसी स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो 4 है, 3 है, पाई है, ये सब प्योर नंबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एनी नंबर appearing in a formula is a pure number। तो अब हमें प्योर नंबर्स के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना। इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये चैप्टर ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो हमें मेजर्ड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वो भी हम जानते हैं कि दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी होती हैं ये? जैसे कि लेंथ, और लेंथ का सिंबल हम लोगों ने क्या लिख रखा है? L। फिर होती है मास, और मास का सिंबल क्या ले रखा है? M। फिर इसी तरह से है टाइम, जिसका कि सिंबल हम लोगों ने T लिख रखा है। फिर इसके बाद अगला है टेम्परेचर,
जिसका कि सिंबल के लिख रखा है फॉर केल्विन। फिर इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला ए लिख रखा है। और इसके बाद एक और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं MOL यानी मोल से। और एक लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको लोग CD से डिनोट करते हैं, जहाँ CD का फुल फॉर्म है कैंडेला। ठीक है। इनके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सब डिराइव्ड की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो अब जैसे हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं पूरे सारे चैप्टर्स में से। जैसे कि सबसे पहले एक चीज़ होती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस को हमें यहाँ क्या डिनोट करना चाहिए, L। फिर एक और चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो इसको भी हम किससे डिनोट कर देते हैं, L से। फिर एक और चीज़ है स्पीड, जिसको कि हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है L, अपॉन टाइम क्या है T। तो ये बन जाता है L T⁻⁻1। स्पीड के बाद अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, L अपॉन T, यानी कि L T⁻⁻1। फिर इसके बाद एक और चीज़ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसका सिंबल मान लीजिए A है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल भी वेलोसिटी वाला ही है, तो ये L T⁻⁻1 अपॉन T। तो ये चीज़ आ गई L T⁻⁻2। अच्छा, ऐसी एक और चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम जिसका कि सिंबल P है, हम जानते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो m हो गया और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं L T⁻⁻1। मोमेंटम के बाद एक और चीज़ है फोर्स, जिसका सिंबल F है और इसकी वैल्यू m×a के बराबर हो गई। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं m और एक्सेलरेशन क्या है, L T⁻⁻2। तो फोर्स बन गई m L T⁻⁻2। अब जैसे आप देखिए हमने फोर्स को लिखा, तो हम फोर्स को लिख रहे हैं ना m⁻1 L⁻1 और T⁻⁻2। तो ये जो पावर होती हैं, इन पावर को ही हम डायमेंशन कहते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल quantity are the powers. Dimensions of a physical quantity are the powers
to which the fundamental quantities are raised. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. That physical quantity. जैसे कि देखिए, अगर हमें फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जैसे मास, लेंथ और टाइम, मास की पावर 1 चढ़ाएंगे, लेंथ की पावर 1 चढ़ाएंगे और टी की पावर -2 चढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 in mass, 1 in length and -2 in time. तो ये पावर जो है इन्हीं को हम डायमेंशन कह रहे हैं। और जैसे कि हम फोर्स को अगर लिख रहे हैं ml t की पावर -2, तो ये जो ml t की पावर -2 है, ये वैल्यू, इसको हम कह देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब जैसे हम लोगों ने कई सारी चीज़ों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, इसी तरह से एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में आप जानते होंगे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्स हो जाएगी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml t की पावर -2 है और t, तो हम इम्पल्स को लिख सकते हैं ml t की पावर -1। ये हो गई इम्पल्स। ऐसे ही एक चैप्टर होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अब जैसे कि अगर आपको वर्क के बारे में पता हो, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, जहाँ एफ क्या है, एफ है फोर्स, डी क्या है, डी है डिस्प्लेसमेंट और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पे इमेजिनरी ट्राइंगल बना दूँ और ये एंगल है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब बेस भी एक लेंथ है और हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ है, तो आप देखिए कॉस थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 आ गया, मतलब जो कॉस थीटा है ना वो डायमेंशन लेस हो गई। तो वर्क डन को लिखा जा सकता है, फोर्स क्या है भाई, ml t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट क्या है l, और कॉस थीटा तो 1 हो गया। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml² t की पावर -2। इसी तरह से अब देखिए वर्क डन के बाद एक और चीज़ है पावर p। तो आप जानते होंगे पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर बन गई ml² t की पावर -2 अपॉन t। तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ गई ml² t की पावर -3। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी कई तरह की है, जैसे मान लीजिए एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, U = mgh। तो देखिए U = अब m क्या है, मास,
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी की पावर -2। और एच क्या है, हाइट या फिर लेंथ, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई एम एल इंटू एल एल स्क्वायर टी की पावर -2। इसी तरह से एक और एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब आप देखिए जो 1 और 2 हैं ये तो प्योर नंबर हैं, ये तो डायमेंशन लेस है। मास तो m हो गया और v स्क्वायर मतलब एल टी -1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, m एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे पहला एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये कोई सर्कल है और एक पार्टिकल, ये सेंटर हो गया, किसी ए पॉइंट से इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर चलते हुए किसी बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जितना एंगल उसने कवर किया उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंगल होता है इसका एक फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब क्या है, आर्क का मतलब है कि ये जो ए से लेकर बी तक की लेंथ है वो, तो ये तो लेंथ ही है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेडियस है वो भी एक लेंथ ही है, तो एल अपॉन एल, यानी एंगल क्या आ गया, 1, मतलब कि डायमेंशन लेस आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस तो है पर यूनिट लेस नहीं है। इसको हमने खुद से एक यूनिट बना के दे दी और उस यूनिट को हम कहते हैं रेडियन। उस यूनिट को हम कहते हैं रेडियन। अब हम वैसे तो नॉर्मली एंगल को पहले डिग्री में लिखते थे, लेकिन अब हम इसको रेडियन में भी लिख रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई आदमी ए पॉइंट से घूमते हुए वापस ए पर आ जाए तो हम ये कहेंगे ना कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिया। लेकिन आप अगर सोचिए, अगर आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की बात माने तो जब पूरे सर्कल में घूम जाएगा तो आर्क कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन आर। तो जिसको हम 360 डिग्री कह रहे हैं वो असल में 2π रेडियन के बराबर है। इसका मतलब कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। तो अगर आप इसे रेडियन में बदलना चाहते हैं तो आपको इस 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। इसी तरह से अगर मान लीजिए 45 डिग्री हो तो आप लिखेंगे 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो 45 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 होगा। 90 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो 45 इंटू 4, तो ये चीज़ आ गई पाई अपॉन 4 रेडियन। इसी तरह से आप देखिए 60 डिग्री है
तो हम लिख सकते हैं 60 इंटू पाई अपॉन 180। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर आप देखिए अगर हम बात करें 90 डिग्री की, तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, 9 1 ज़ा और 9 2 ज़ा, तो ये बन गया पाई अपॉन 2 रेडियन। ऐसे ही देखिए 120 डिग्री अगर हो, तो 120 इंटू पाई अपॉन 180, 6 2 ज़ा और 6 3 ज़ा, तो ये बन गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर एक और है 150 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 150 इंटू पाई अपॉन 180, 0 और 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा, तो ये बन गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से हम हर डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला तो 1 है बिकॉज इट इज़ डायमेंशनलेस, लेकिन फिर भी लोगों ने एक यूनिट इसको दे दी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस। ऐसी एक और चीज़ आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। इट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आप देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1 है और टाइम का t है, तो ये बन गया t टू द पावर -1। एंगुलर वेलोसिटी के बाद अगला टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब t टू द पावर -1 अपॉन टाइम, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई t टू द पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इस एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई, अगर हम किसी रॉड के बारे में बात करें, सपोज ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, तो इसका जो सेंटर वाला एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 12 इसके बराबर आता है। तो आप देखिए मास तो m, l है लेंथ, लेकिन 12 तो एक प्योर नंबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml²। ऐसे ही देखिए टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। तो ये जो टाउ होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू, देखिए आई कितना है ml² और अल्फा कितना है t की पावर -2। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml² t की पावर -2। एक और चीज़ होती है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन L से कह देते हैं ना, ये लेंथ वाला L नहीं है। तो इस L की वैल्यू हम लिखते हैं आई ओमेगा। तो L हो जाता है आई कितना है भाई ml² और ओमेगा क्या है t की पावर -1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml² t की पावर -1। ठीक है भाई। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद आपने सुना होगा टर्म होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक मास m1 यहाँ पर है, एक दूसरा मास m2 यहाँ पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है। तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स F से, और इस F की वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मास का पता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का पता है, सिर्फ जी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जी को लिख देते हैं। जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी बन गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी बना, देखिए अब m क्या है, f क्या है, m l t की पावर -2, फिर है r स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर अपॉन m1 m2 का मतलब है m का स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर m है और नीचे m का स्क्वायर है। तो g बन गया m टू द पावर -1 l इंटू एल स्क्वायर करके l टू द पावर 3 और t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अलावा एक और चीज होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ये बन जाएगी फोर्स मतलब m l t की पावर -2 अपॉन मास यानी m। तो m और m कट गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया l t की पावर -2। इसके बाद है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो है वर्क डन अपॉन मास। तो ये है वर्क डन मतलब m l स्क्वायर t की पावर -2 अपॉन मास। तो m और m कट गया। तो v यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया l स्क्वायर t की पावर -2। अच्छा, ग्रेविटेशन फील्ड हो गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया। इसके बाद एक टर्म है स्ट्रेस, या जिसको कि हम कह सकते हैं प्रेशर। ये है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, स्ट्रेस का जो डायमेंशन, जो सिंबल है ना, वो सिग्मा होता है। तो ये सिग्मा हुआ फोर्स मतलब m l t की पावर -2 अपॉन एरिया, एरिया का मतलब l स्क्वायर। तो सिग्मा बन गया m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। इसके बाद कई चीज़ें होती हैं जैसे कि स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो सिंबल है ना वो एप्साइलन का होता है, और ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप देखिए चेंज इन लेंथ भी तो एल ही है और ओरिजिनल लेंथ भी एल ही है।
तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला है 1 यानी डायमेंशनलेस। फिर ऐसे ही देखिए एक होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉड्यूलस, y। फिर एक होता है बल्क मॉड्यूलस b, और एक होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वो है बीटा। ये सारी ही चीज़ें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से आ जाती हैं। तो आप खुद ही देखिए स्ट्रेस क्या था, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 अपॉन स्ट्रेन क्या है 1, तो ये बन गया m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस हो गया। फिर इसके बाद एक और टर्म होता है डेंसिटी। देखो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से ये बन जाएगा m अपॉन l3, तो l की पावर -3, ये डेंसिटी आ गई। और आप देख सकते हैं प्रेशर तो हमने लिख ही लिया, एक टर्म होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी सरफेस टेंशन है m l t की पावर -2 अपॉन l स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो सरफेस टेंशन हो गया l स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ l ही था, तो ये कैंसिल हो गया, तो सरफेस टेंशन बन गया m t की पावर -2। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r के बराबर है, और सपोज़ इसके आसपास का जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम, वो बहुत डेंस है, तो जब ये नीचे जाएगा किसी वेलोसिटी v से, तो इसके आसपास का मीडियम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो वो ना इस पर विस्कस फोर्स लगा देगा, तो उस विस्कस फोर्स को हम कहते हैं 6 पाई ईटा आर। आर का मतलब कि रेडियस और v। तो देखिए हमें सब चीज़ों के बारे में पता है, सिर्फ हमें ईटा नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू f अपॉन 6 पाई आर वी। तो f कितना है भाई, m l t की पावर -2 अपॉन 6, और पाई तो नंबर है, r क्या है, लेंथ है एक, और v क्या है, v है वेलोसिटी। तो आप देखिए एक l से एक l कट गया, तो ईटा बन गया m l की पावर -1 t की पावर -1, t की पावर -1। ये हो गया स्टोक्स लॉ या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पहली क्लास में हम यहीं तक करेंगे। अब अगली क्लास में हम और ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।